यानी 14.25 खरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की है ईरान के साथ मिलकर इसराइल ने, और दुनिया को एक दफा फिर बावर करवाया है कि हमारा दिफाई निजाम इतना मजबूत है, आप मायूस ना हो। 500 मिसाइल दिफा में दागे गए इसराइल की जानिब से। उन 500 को आप 1 मिलियन से जरब दें तो ये 500 मिलियन बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इरफान मलिक निशानदही। दुनिया इतनी जालिम है कि यहां पर सबसे बड़ा जो आज जरूरत का बुत है वो मईशत है। जिस मुल्क की मईशत मजबूत है उसी मुल्क का मुस्तकबिल महफूज है। कहीं जंगें हो रही होती हैं तो पीछे मकसद ये देखा जा रहा होता है, लगता है कि मजहब की खातिर जंग हो रही है। फरेब है, झूठ है। दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो वजह किसी तीसरी शख्सियत को बताया जा रहा होता है, जी उसकी मोहब्बत में हम लड़ रहे हैं। ये भी फरेब सी बात है। सबसे बड़ी वजह जो दुनिया में उभर कर नजर आती है लड़ाई की, झगड़े की, जंग की, वो सबसे बड़ी वजह पैसा है, मईशत है। कोई मुल्क अपनी मईशत में उसको असलहे के टेस्ट के लिए जंगें लड़ता है। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के जो माली मामलात होते हैं उन पर अपना कब्जा और अपने पंजे जमाने की खातिर जंगें लड़ता है। कोई मुल्क वहां के जो कुदरती वसाइल होते हैं उन पर कब्जा करने की खातिर जंगें लड़ता है। अलगर्ज जंगों की जो सबसे बड़ी वजह है वो मुआशी तौर पर मजबूत होना है। पहले जैसे कि हम गज़वात के मुतालिक पढ़ते हैं, वो मजहबी तौर पर लड़ी गई वो जंगें थी कि जिनमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी टीम ने दिफा के तौर पर जंगें लड़ी, हमला नहीं किया। मगर ये खाल खाल ही है कि उसके बाद जितनी जंगें लड़ी गई उनके पीछे मकसद मजहब हो, उनके पीछे मकसद अखलाकियात हो, उनके पीछे मकसद दुनिया को सिक्योर करना या महफूज करना हो। अब जंगें लड़ी जाती हैं महज अपनी मुआशी पोजीशन मजबूत करने की खातिर। ईरान ने इसराइल पर हमला किया। इसराइल ने तकरीबन 310 से ज्यादा मिसाइल दागे गए, जिसमें 170 ड्रोन, 30 क्रूज और 110 बैलिस्टिक मिसाइल थे। ये ईरानी मादर चाहता हूं इजरायली फौज के जो तर्जुमान है उनका ये बयान है। इसके मुताबिक 310 मिसाइल दागे गए और इन 310 मिसाइलों को इसराइल ने न सिर्फ रोका बल्कि तबाह किया। और तबाह करने का नतीजा क्या निकला ये बहुत ज्यादा अहम है। आपने देखा होगा कि जब 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से इसराइल पर हमला हुआ, उस हमले में मुख्तलिफ तादाद बताई जाती है जिसमें मिसाइल दागे गए और वो मिसाइल रोके नहीं जा सके। वो मिसाइल रोकने की बजाय वहां पर गिरे और आयरन डोम सिस्टम था जिसने ये काम रोकना था, मगर वो इसमें रोकने में नाकाम रहा। दुनिया में थू थू हुई। आयरन डोम सिस्टम जो बड़ी तादाद में बिक रहा था उसकी सेल में अल्टीमेटली कमी हुई। ये एक ऐसी बात है कि आप भी जाकर इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि 7 अक्टूबर से पहले उसकी सेल्स कितनी थी और उसके बाद उसकी सेल्स में कैसी कमी आई। ये इजरायली मईशत के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट था जो पूरी दुनिया को के साथ बड़े फख्र के साथ बेचा जाता था। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद ये प्रोडक्ट बिकना बंद हुआ और उसके बाद ये 6-7 महीने हो गए मुसलसल जंग जारी थी। इसमें भी जो खर्चा आ रहा था उसकी भी ज़ाहिर किल्लत इसराइल को देखना पड़ रही थी। इस नुकसान को पूरा करने की खातिर एक और सिस्टम जो अब बताया जा रहा है, यानी इस वाकये से पहले 7 अक्टूबर से पहले सबसे बड़ा सिस्टम आयरन डोम सिस्टम था और उसके बाद अब जो बताया जा रहा है वो एरो एरियल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी तारीफें लंदो बांग तरीके से की जा रही हैं कि आया यही इसराइल का और न सिर्फ इसराइल का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महफूज और सबसे ज्यादा दिफाई सिस्टम है। तो भाई ये 7 अक्टूबर से पहले क्यों नहीं था? अब इसको मजबूत बनाने में ईरान ने क्या किरदार अदा किया, ये एक अहम और गौरतलब बात है। ईरान ने 14 अक्टूबर की शब इसराइल पर हमला किया। 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर मिसाइल बरसाए। ईरान के इन मिसाइलों का जो तोड़ था वो एरो एरियल डिफेंस सिस्टम था जो तकरीबन 2000 किलोमीटर से आने वाले मिसाइल्स का सामना कर सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, न सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि उन्हें तबाह कर सकते हैं। और ईरान ने जो मिसाइल फेंके थे और इसराइल के दरमियान जो फासला पड़ रहा है वो भी तकरीबन इतना ही है, 2000 से 2300 किलोमीटर के दरमियान। इन एरो एरियल डिफेंस सिस्टम ने जब इन 300 से ज्यादा मिसाइलों को रोका तो दुनिया में एक मरतबा फिर इसराइल के डिफेंस सिस्टम की जय जयकार होना शुरू हो गई। और जो पहले आयरन डोम सिस्टम की नाकामी की बातें हो रही थी जिसके बायस इसराइल को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था, उसके मुतबादिल में एरो एरियल डिफेंस सिस्टम है उसकी तारीफ हमारे सामने आना शुरू हो गई। और एक जबरदस्त दुनिया ने इसराइल के डिफेंस सिस्टम को सराहा और ये कहा कि नहीं, हमारे अंदाजे गलत थे। इसराइल आज भी अपनी मुल्की दिफाई सलामती में कंप्रोमाइज नहीं कर रहा और वो इसको संभालने की सलाहियत रखता है। एक ये मकसद भी पीछे हो सकता है। दूसरा, आप ये देखें कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, यानी ये कारोबार था। पहले वाले मिसाइल सिस्टम के बारे में जब नाकामी की खबरें दुनिया में पहुंची तो दुनिया ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, एक नई इन्वेस्टमेंट की। इस इन्वेस्टमेंट की तखमीना क्या है ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक 310 मिसाइल इजरायली फौज कह रही है हम 300 मिसाइल लगा लेते हैं और कहा यह जा रहा है कि एक मिसाइल को तबाह करने पर जो एरो एरियल डिफेंस सिस्टम है उसकी जो लागत आती है वो एक मिसाइल 1.5 से 2 लाख डॉलर का है। और एक ही उसके अंदर मशीन के अंदर मुख्तलिफ समतों के
6-8 मिसाइल होते हैं, इस अंदाज से तकरीबन 1 मिलियन तक का एक हमला रोके जाना उसकी कीमत पड़ती है। अब आप ये देखें कि 300 से 500 मिसाइल 300 मिसाइल दागे गए, तो 300 मिसाइल को खत्म करने के लिए एक मिसाइल नहीं होता, बाज मिस हो जाते हैं, बाज गलत निशाना लग जाता है, तो तकरीबन 500 मिसाइल दिफा में दागे गए इजराइल की जानिब से। उन 500 को आप 1 मिलियन से ज़रब दें तो ये 500 मिलियन बनते हैं, जो पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 14.25 खरब रुपए बनते हैं। यानी 14.25 खरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की है ईरान के साथ मिलकर इजराइल ने, और दुनिया को एक दफा फिर बावर करवाया है कि हमारा दिफाई निजाम इतना मजबूत है, आप मायूस ना हो, हम आपको ये निजाम बेचेंगे और ये निजाम आपके लिए इंतहाई ज्यादा कारामद होगा। आप उसके बाद आप ये आए कि इसको इंटरसेप्टर्स भी कहते हैं, जो कि इजरायली एक कंपनी है IAI, उनकी जानिब से ये बनाया गया है। इससे पहले तकरीबन 1 दर्जन इसके जो है तजुर्बात वो किए जा चुके हैं, लेकिन वो तजुर्बे कुछ ज्यादा मारूफ तजुर्बे नहीं थे। इससे पहले ज्यादा मशहूर और ज्यादा मारूफ जो तजुर्बे थे या जिसका नाम था वो आयरन डोम सिस्टम था, और 7 अक्टूबर के बाद उसके फ्लॉप होने की खबरों में सदाकत देखते हुए जब ऑर्डर कम हुए तो अब ये एक नया प्रोडक्ट इजराइल की जानिब से लॉन्च किया गया है। ये यूं समझे कि मुश्तरका साझेदारी के साथ, जिसमें शायद ईरान का भी कोई हिस्सा होगा, एरो एरियल डिफेंस सिस्टम। पहले 1 दर्जन से ज्यादा तजुर्बे किए जा चुके हैं। इन तजुर्बों में पहला तजुर्बा 2013 में हुआ, दूसरा तजुर्बा 2014 में हुआ, और उसके बाद ये अमेरिका के साथ जो मुश्तरका मशक़ें होती हैं उनमें ये तजुर्बे किए गए हैं। इस तरह वाज़ेह तौर पर किसी दुश्मन मुल्क की जानिब से हमला होता और हमला होने के बाद ये जवाब देते, और इस तरह इस प्रोडक्ट की वाह वाह या जय जयकार होती, ये पहले कभी नहीं हुआ। 7 अक्टूबर को जिस तरह हमास ने हमला किया है, इसी तरह कोई और हमला करना या हमास की जानिब से किसी हमले का इंतजार करना इजराइल इसका मुतहम्मिल नहीं था। लिहाजा ईरान के साथ ये बात तय पाई कि आप यूं हमला करेंगे और हमला करने के जवाब में हम आपको जवाब देंगे, और उस जवाब में जब हम आपके तमाम मिसाइल गिरा देंगे तो दुनिया में एक मरतबा फिर से ये हमारे मिसाइल की मांग में इजाफा हो जाएगा। ईरान की तकरीबन तमाम मिलिट्री बेसिस जो हैं वो इजराइल के निशाने पर हैं, और आज से पहले इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि जिसमें इजराइल ने जब भी ऐलान किया ईरान के किसी भी शख्सियत को टारगेट करने का, तो वो अपने ऐलान में कामयाब हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान झगड़ा किस तरह हो सकता है और क्यों कर हो सकता है। देखिए, जब इजराइल वजूद में आया 1948 को, तब सबसे पहले जिस मुल्क ने इजराइल को कबूल किया वो ईरान था, उसके बाद टर्की था, और ये सिलसिला ईरान का खुमैनी के इख्तिदार में आने तक इसी तरह चलता रहा। बल्कि ईरान का जो दिफाई निज़ाम है उसको खड़ा करने में एक बहुत बड़ा हाथ इजराइल की अफवाज का है। तो इजराइल ईरान के दिफाई सिस्टम को बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि इसी ने ये सिस्टम बनाकर ईरान के हवाले किया है, और ईरान वो पहला मुल्क है जो इजराइल को कबूल करने वाला है। ईरान और इजराइल की दोस्ती के चर्चे कोई ऐसे नहीं है जो मैं पहली मरतबा जिक्र कर रहा हूं, बल्कि जब से खुमैनी के इक़्तिदार में आया उसके बाद वहां पर भी, जैसे हमारे यहाँ मुल्लाओं की एक खास असर पजीरी है, वहां पर भी जब से ईरान इन मुल्लाओं के हाथ में आया तब से वहां मामलत खराब हुए, और इजराइल और ईरान के दरमियान दुश्मनी तो मैं नहीं कहूंगा, मुनाफिकत की सी फिजा कायम हुई, और माली मफादात को इस तरह हासिल किया जाने लगा कि जो नारे लगाए थे वो इजराइल मुखालिफ थे, लेकिन फायदा इजराइल की हिमायत या इजराइल के साथ जुड़े रहने में था। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि इजराइल और ईरान पसे पुष्ट तो दोस्त रहे, लेकिन सामने और जाहिर में दोनों ने एक दूसरे को दुश्मन डिक्लेयर किया, और इस तरह की जो ड्रामेबाजियां वो खुमैनी की इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक जारी सारी हैं। अवाम को बेवकूफ बनाने की मुसलसल कोशिश आज भी की जाती रही है। जो शख्स ये समझता है कि ईरान इजराइल दोनों दुश्मन हैं, तो बहरहाल ठीक है, ये बात अपने तौर पे दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि जाहिर यही हो रहा है। लेकिन एक तो जवाब फराहम किया ईरान ने, जो टनल्स खत्म करना थी, जो अभी तक 30 से 35% हुई हैं, वो भी 60-70% बाकी रहती हैं। 500 किलोमीटर की टनल्स हैं उन्हें, और उस जंग को जारी रखने के लिए भी एक बड़ा ईंधन चाहिए था, एक बड़ा मौका और जवाब चाहिए था। दुनिया का दबाव नेतन्याहू हुकूमत पर बढ़ रहा था, और खुद इजराइल के अंदर से इस दबाव में बहुत ज्यादा इजाफा होता चला जा रहा था। इस दबाव के क्रॉस में अगर कोई चीज पेश की जा सकती थी तो ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है कि जनाब अब हमारे पास जंगी खतरात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इसी वजह से, यानी आप ये देखें कि जब 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई, उससे पहले इजराइल की जो मौजूदा हुकूमत है नेतन्याहू की, इस पर मुख्तलिफ करप्शन के चार्जेस 2017 से लगते चले आ रहे थे, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ केसेस बने थे। उन केसेस में यह मुमकिन था कि इनकी हुकूमत चली जाती, लेकिन हुकूमत जाने की बजाय अब मजीद मजबूत हो गई है। वहां की जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, बहरहाल इस वक्त वो भी नहीं चाहते कि किसी किस्म के कोई इलेक्शन हों और हुकूमत तब्दील की जा सके, क्योंकि जंग का आलम है, जंग का दौर है। जंग के औकात में इलेक्शन और दीगर चीजें उन्हें मुनासिब नहीं लग रही। अगर कोई तकाजा है वहां के अवाम का और वहां की अपोजिशन का, तो वो जंग बंदी का जरूर है, लेकिन इंतखाबात कराने के हवाले से किसी किस्म का कोई तकाजा नहीं है। तो यूं भी फायदा नेतन्याहू को पहुंचा, और इसके बाद जो ईरान ने इस जंग को मजीद तूल देने का मौका फराहम किया, इससे भी ईरान की दोस्ती या फिर आप दुश्मनी कहिए वो वाज़ेह होती चली जा रही है। और फिर एक सिस्टम जो नाकाम हुआ आयरन डोम का, उसके बाद फिर ये एरियल डिफेंस सिस्टम को मुतारिफ करवाने का एक जबरदस्त मौका ईरान ने फराहम किया। ये भी
اسرائیل کے حق میں جاتا ہے. اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اس جنگ کو مزید طول دیتے ہوئے حماس کی جو حکومت ہے غزہ کے اندر اسے مکمل طور پر ختم کرنے کا جو موقع فراہم کیا ہے وہ بھی انہی میزائلوں کے ذریعے فراہم کیا جا چکا ہے. اور جو جہاں تک رہی بات مغربی کنارے کی، تو مغربی کنارے میں جو فلسطین اتھارٹی ہے جس کے صدر جو ہیں وہ محمود العباس ہیں، وہ آلریڈی ہی پرو اسرائیل سمجھے اور مانے جاتے ہیں. اور وہاں کے جو عوام ہیں وہ ابھی حماس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کی شاید یہی بڑی وجہ ہے کہ 13 برس ہو چکے ہیں اور فلسطین اتھارٹی کی جانب سے کسی قسم کے کوئی انتخابات نہیں کروائے گئے. شاید انتخابات نہ کروانے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ جب انتخاب ہوں گے تو ووٹ کس کو پڑے گا اور کس کی حکومت دوبارہ وہاں پر بن جائے گی. تو یہ تمام جو سینیریوز ہیں یہ بہت اچھے موقع ہیں کہ جس کے تناظر میں اسرائیل چاہے گا کہ پہلے تو غزہ سے حماس کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد ہمارا جو آئرن ڈوم سسٹم کی ناکامی کے خبریں دنیا بھر میں پھیلی ہیں اس کے متبادل کے طور پہ کوئی چیز پیش کی جائے، وہ بھی انہوں نے کر دی. اور ایران پر حملہ اور ایران کے جوابی کارروائی سے اس خطے کے اندر ایران کو اس خطے کا ابو بنانے کا بھی ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے ممکن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. لہٰذا وہ لوگ جو اس جنگ کو جنگ سمجھتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ میری رائے ہو سکتی ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے. اور وہ میری رائے یہی ہے کہ یہ تمام ہتھ کنڈے صرف اور صرف معاشی طور پر ہیں. کوئی کسی کو معاش کی فکر ہے، کسی کو اقتدار کی فکر ہے، کسی کو نام کی فکر ہے، کسی کو اپنے کچھ کام کی فکر ہے، مگر یہاں پر دین بے یار و مددگار دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر دین کے ماننے، سمجھنے، چاہنے اور فکر کرنے والے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے. دین وہ خواہ یہودیوں کا ہو، دین وہ خواہ مسلمانوں کا ہو یا عیسائیوں کا ہو، سبھی آج اس دنیا کی فکر میں مبتلا ہو کر اپنے اپنے اس دنیاوی فائدے کی خاطر لڑتے جھگڑتے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن الہامی مذاہب کی فکر میں مجھے اس وقت کوئی بھی قوم نظر نہیں آتی. آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.